सुपर पावर बनने जा रहा है भारत। इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है। जिन चीज़ों को अमेरिकन वहाँ से बैठ के नहीं समझ पा रहे थे, इंडियंस वर ऑलरेडी डूइंग वर्क इन बांग्लादेश, इन मालदीव्स, इन एरिया में, बिकॉज उनको पता था कि ये सारे का सारा खित्ता हमने एट द एंड ऑफ द डे अपने इन्फ्लुएंस में लेके आना है। अगर मॉडल ने भीख मांगा है तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, आपका काम ही है भीख मांगने का। अमेरिका आजकल ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि एक तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन। अमेरिकी एक डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू, और ये डोनाल्ड लू जो ये कह रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इस बात को भी ये कहा कि एक तो इंडिया बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर। इंडिया के साथ वो कहते हैं कि हम एक वो यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस USIP में एक टॉक थी, वहाँ पे वो खिताब कर रहे थे, जहाँ पे और भी लोग जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे, बिकॉज इंडिया हिस्टोरिकली एक बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर। और वो कहते हैं कि हमने जो अफ्रीका के साथ जो अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो थ्रू इंडिया करेंगे। उसकी वजह यह है कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच इन अफ्रीका। सो वो ये समझते हैं, एक तरफ तो हमने श्रीलंका में देखें इंडिया का रोल क्या है। वो कहते हैं श्रीलंका में इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन हुई है श्रीलंका के अंदर, ये जो मैसिव लोन्स जो थे, जो वो इंडिया ने रोल प्ले किया। और वो कहते हैं कि श्रीलंका एक बहुत बड़ी कम बैक स्टोरी है, क्योंकि एक साल पहले जो है वो तो श्रीलंका बड़ी मुश्किल में था। सो वहाँ पे फूड की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, तेल की कीमतें, डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ बड़ी मुश्किल थी। लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया का रोल और फ्रांस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया ने कंसेशनल लोन्स दिए। जिन चीज़ों को अमेरिकन वहाँ से बैठ के नहीं समझ पा रहे थे, इंडियंस वर ऑलरेडी डूइंग वर्क इन बांग्लादेश, इन मालदीव्स, इन एरिया में, बिकॉज उनको पता था कि ये सारे का सारा खित्ता हमने एट द एंड ऑफ द डे अपने इन्फ्लुएंस में लेके आना है। सो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में, उसको अमेरिकन अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो वट एवर India has achieved a political capital in all these and diplomatic capital इस जगहों में, तो वो कहते हैं कि जी इंडिया क्योंकि हिस्टोरिकली बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर और हमारे इंडिया के साथ इंटरेस्ट है। सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स दे आर आउटसोर्सिंग अपनी जो पावर है उसका। वो कहते हैं जी ठीक है, ये हमारा मेन स्टेक होल्डर है खित्ते के अंदर और हमारी इनके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक्स रहती हैं और हम इनके साथ इंगेज करेंगे। सो ये जो चीज़ है ये बेसिकली ये चीज़ इंडियंस अमेरिकन को समझा रहे थे कि डू नॉट प्रेशराइज बांग्लादेश मच, अदरवाइज चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। लेकिन अभी इंडिया कहता है, अभी अमेरिकन कह रहे हैं कि इंडिया इज सो मच इम्पॉर्टेंट इन इंडियन ओशन। हमारे पाकिस्तान में तो ये बहस चल रही है जी इसको इंडियन ओशन नहीं कहना चाहिए, ये जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है इसको नहीं, इंडियन डोंट कॉल दिस इंडो पैसिफिक, कॉल इट एशिया पैसिफिक। वो भाई इससे बाहर निकल आओ, ये इससे कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इंडो पैसिफिक कह लें, एशिया पैसिफिक कह लें, इंडियन ओशन है, जो भी ओशन है, आप उस ओशन नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दी ओनली थिंग विच मैटर्स एंड दी ओनली थिंग जिससे फ़र्क पड़ता है इस जो परफॉर्मेंस क्या है हमारी। अब श्रीलंका की जब अमेरिकन सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि इंडिया ने जो लोन्स दिए उसकी वजह से श्रीलंकन इकोनॉमी उठ गई है और वो कह रहे हैं कि 2024 में श्रीलंका की इकोनॉमी उठ जाएगी। सो इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ कंट्री जो आया उसने सबकी मदद की एंड एवरीबॉडी इज गुड नाउ। बहुत से लोग जो अमेरिका में रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, जैसे साजिद ताड़ साहब है और कई लोग हैं, उनका कहना ये कि अमेरिका में हर जगह पे जो बड़ी पोस्ट हैं या कई जगह पे जो है वो इंडियंस आते जा रहे हैं और अमेरिकन खुद जो हैं वो कहीं पीछे रह गए हैं। उसमें जाहिर है उनका तो वो यकीनन अमेरिका को एक टफ कंपटीशन दे सकता है। चाइना को तो खैर है ही, लेकिन अमेरिका जो साथ बैठ के हंस के बातें करता है भारत के साथ, आपको लगता है कि उसकी ये कामयाबी वहां के लोगों को अच्छी लगेगी? देखिए ये तो वेस्ट ही बार बार कह रहे हैं ना, हमको इतनी गालियां देने के बाद हिंदू नेशनलिस्ट और ये और वो और स्नेक चार्मर की कंट्री और क्या क्या नहीं फैलाया वेस्ट ने हमारे बारे में।
उसके बाद अब उनके ही मुंह से ये बात हम निकलवा लिए कि भाई ये तो आने वाली सदी, दशक नहीं, नॉट जिसे कह लीजिए अ डिकेड, बट द सेंचुरी इज गोइंग टू बी द इंडियन सेंचुरी। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास इकोनॉमी नहीं होगी, चाइना हो सकता है नंबर 1 इकोनॉमी हो, चाइना अमेरिका हो सकता है नंबर 2 इकोनॉमी हो, इंडिया हो सकता है नंबर 3 पे रहे 15-20 ट्रिलियन डॉलर के साथ, बट जो मिलेनिया होगा वो इंडिया का होगा। जिसको दुनिया कहती है वर्ल्ड पावर, उसको हम कहते हैं विश्व गुरु। दुनिया जिस शक्ति को पावर फोर्स के रूप में देखती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ के रूप में देखती है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के रूप में देखती है, एज एन इंडियन हम उसको विजडम के स्ट्रेंथ में देखते हैं, नॉलेज के स्ट्रेंथ में देखते हैं। इंडिया हैज गिवन द वर्ल्ड नॉलेज। आज आप देख लीजिए, जस्ट वॉर की थ्योरी हो, चाहे मतलब आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, इंडिया वाज द पायनियर ऑफ द नॉलेज। जो लास्ट 1000 ईयर्स में जो हमारे ऊपर पहले कुछ इस्लामिक आक्रांता, फिर उसके बाद वेस्टर्न आक्रांता आकर के इन्होंने हमें हमारी उस जो पाथ ऑफ डेवलपमेंट था उससे हमें साइड ट्रैक कर दिया। हमारी मेंटल जो समझिए उसमें एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया। सो इंडियन खुद से नफरत करने लगे थे। हमारी किताबों ने भी इस आइडिया को परपेचुएट किया कि हम किसी लायक नहीं थे। बट जिसे कहते हैं ना कि जो सच्चाई होती है वो तो धरती का सीना फाड़ के बाहर आती है। तो इंडिया की जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो क्यों एक्सेप्ट हो रही है दुनिया में? उसका रीजन ये है कि जो इंडियंस क्वालिफाइड होते हैं ना, वो सिर्फ नॉलेज ही नहीं रखते या स्किल ही नहीं रखते, वो रखते हैं लीडरशिप क्वालिटी। वो सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो किसी को, एक तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते। आपको मोस्टली इंडियन डोसाइल मिलेंगे, पोलाइट मिलेंगे, बड़े सभ्य लोग मिलेंगे। ज्यादा वो नहीं कि एकदम आपका मुंह तोड़ दें, इस टाइप का एग्रेसिव स्टांस इंडियन कभी नहीं लेते, और दैट इज बीन अप्रिशिएटेड। तो इसीलिए वो लीडरशिप रोल में इंडियंस को पसंद किया जा रहा है। आज इंडिया के जो बच्चे हैं या जो इंडिया का डायस्पोरा है, उसने दुनिया भर में प्रूव कर दिया अपने आप को, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वो कॉर्पोरेट लीडरशिप हो। सर, इंडियन मुस्लिम्स तो मुझे बड़े अग्रेसिव लगते हैं। जब मैं उन्हें टॉक शोज में देखती हूँ, जब मैं उनके कोई स्टेटमेंट्स देखती हूँ या कोई वीडियो कोई वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, तो इंडियन मुस्लिम्स तो मुझे काफी ऐसे लगते हैं कि अग्रेसिवली बात कर रहे होते हैं। नहीं, वो ठीक है। वो देखिए, इंडियन मुस्लिम में इंडियननेस सिर्फ ज्योग्राफी का है कि वो इंडिया में रहते हैं, वरना और कोई इंडियननेस नहीं। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते ना। वो कहते हैं कि हमारे पुरखे, हमारा कल्चर कुछ और है, वो गंगा जमुनी तहजीब ढूंढ रहे हैं। मतलब पता नहीं कहां से दूसरी तहजीब इंडिया में कब आ गई। इस्लाम की कौन सी तहजीब है? तुर्कों की तहजीब है, अरबों की तहजीब है, पारसियों की, ईरानियों की तहजीब है। कौन सी ईरानी तहजीब? वो इस्लामिक तहजीब है जो यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब बना लिया उन्होंने। तो वो एक कंस्ट्रक्टेड आइडिया में रहते हैं, बट एट द सेम टाइम there are absolutely wonderful patriotic Indian, बहुत knowledgeable Indian है। आपको मैं तो कम से कम 20 नाम तो मैं गिना दूंगा। आप देख लें उनको, क्या नाम है, आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं जो केरला के गवर्नर हैं अभी। उसके बाद आप देख लें, अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। मतलब यू कैन नेम देम। अभी वो फेस टू फेस चैनल चलाते हैं, आपके उस पे आ भी चुके हैं जी, रिजवान साहब, डॉक्टर सैयद साहब, वो है। तो I mean there is no dearth of such Indians who are very Indian। तो ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इंडियन नहीं मानते। वो कहते हैं इंडियन के लिए इंडिया के लोग हैं, वो गाय और गोबर का मूत पीने वाले लोग हैं। ये उनकी आइडेंटिटी है इंडिया को लेके। अब आप उसको क्या कीजिएगा? जो अपनी इतिहास को नकारना चाहता है तो उससे हम क्या बात कर सकते हैं?